आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। नेशनल डायलॉग की बाज़गश्त में बुजुर्ग सियासतदान अख्तर मेंगल ने बात ना सुने जाने पर कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। ऐवान के आज के इजलास में हुकूमती तरजीहात नित नए बिलों की पेशियां रहीं, मगर सुलगते बलोचिस्तान के मसले पर तवज्जो ना दिए जाने पर अख्तर मेंगल दिल बर्दाश्ता होकर पार्लियामान को खैरबाद कह गए। असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा कराए इस्तीफे में अख्तर मेंगल ने शिकवा भरे अंदाज में लिखा है कि बलोचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर किया। इस ऐवान की तरफ से हमें मुसलसल नजरअंदाज किया गया। हर रोज हमें दीवार से लगा दिया जाता है। हमारे पास अपने किरदार पर नजरसानी करने के सिवा कोई चारा नहीं। अख्तर मेंगल ने इस्तीफे में लिखा कि यह बात तेजी से वाज़ेह हो गई है कि हमारी बात करने या एहतजाज की कोशिशों को दुश्मनी से हमकिनार कर दिया जाता है और हमारे लोगों को खामोश कर दिया जाता है। मेरी यहाँ मौजूदगी अब इन लोगों के लिए कोई काम नहीं करती कि जिनमें मैं नुमाइंदगी करता हूं, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा इस्तीफा कबूल कर लिया जाए। अख्तर मेंगल ने बादज़ां सहाफ़ियों से गुफ्तगू में यह भी कहा कि असेंबली में बलोचिस्तान के मसाइल पर बात करना चाहता था, लेकिन लोगों की दिलचस्पी नहीं। पार्लियामेंटेरियंस ने खुद कहा कि बलोचिस्तान हमारे हाथों से निकल रहा है। मैं कहता हूं बलोचिस्तान आपके हाथों से निकल नहीं रहा बल्कि निकल चुका है। बहुत से लोगों का खून बह चुका है। इस मसले पर सबको इकट्ठा होना चाहिए। अख्तर मेंगल ने शदीद मायूसी के साथ ये भी कहा कि बलोचिस्तान के मसले पर जब भी बात शुरू करो तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। मेरी बातें गलत हों तो मुझे पार्लियामेंट के बाहर इनकाउंटर कर दें, लेकिन बात तो सुने। हमारे साथ कोई भी नहीं और ना ही कोई बात सुनता है। इस सियासत से बेहतर है कि मैं पकौड़े की दुकान खोल लूं। अख्तर मेंगल ने मजीद कहा कि हमने इस मुल्क के हर इदारे के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। हम कहां जाएं और किसका दरवाजा खटखटाएं? 4 वोटों की जरूरत पड़ती है तो अख्तर मेंगल के पास आ जाते हैं, और जब जरूरत होती है तो महमूद खान अचकजई को तहफ़्फ़ुज़ आइन का चेयरमैन बना दिया जाता है। लेकिन असेंबली में हमारी आवाज कोई नहीं सुनता। इस असेंबली में बैठने का कोई फायदा नहीं। अख्तर मेंगल के इस्तीफे के बाद नवाज शरीफ के करीबी साथी इरफान सिद्दीकी उनसे बगलगीर हुए और अख्तर मेंगल से यह कहा कि आप पागल हैं, आपकी जरूरत है। अख्तर मेंगल ने जवाब दिया कि अब इस्तेमाल नहीं होगा। 8 बार ऐवान का रुकन मुंतखब हुए बलोचिस्तान के वजीर आला रहने वाले और दहाइयों पर मुहित सियासी तजर्बा रखने वाले सरदार अख्तर मेंगल जमहूरी ऐवान से रंजीदा होकर रुखसत हुए कि यहाँ कोई बात नहीं सुनता। जमहूरी ऐवानों से कौम के एक मुंतखब नुमाइंदे का ये गिला जमहूरियत की हैयत पर बदनुमा दाग है। ताज्जुब तो ये है कि एक तरफ मुंतखब नुमाइंदों को ऐवान में बात करने नहीं दी जा रही, तो दूसरी तरफ पसे पर्दा मुज़ाकरात की कोशिशें तेज हैं। ज़राए बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए राब्ते जोरों पर हैं। नून लीग की 3 अहम शख्सियात इन मुज़ाकरात को डील कर रही हैं। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ राना सनाउल्लाह के जरिए पैगाम रसाई करते हैं। महमूद अचकजई और मौलाना फजल रहमान से भी राना सनाउल्लाह राब्ते में हैं और वज़ीर आज़म भी इन मुज़ाकरात से आगाह हैं। सियासी जमातों में राब्तों की इत्तलात गुज़िश्ता 2 हफ्ते से गर्दिश में हैं। बड़ी सियासी बैठकें भी पता दे रही हैं कि सियासी टेम्परेचर को नीचे लाने की कोशिश हो रही है, और इन्हीं कोशिशों में अब एक बार फिर नेशनल डायलॉग की बाज़गश्त भी सुनने में आ रही है। कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भरे ऐवान में महमूद अचकजई पर तंज करते हुए ये जवाब मांगा कि क्या वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए रजामंद हैं। ख्वाजा आसिफ के जवाब में महमूद खान अचकजई ने दावा किया कि वो इस्टेब्लिशमेंट समेत हर इदारे से बात करने के लिए तैयार है। बात नेशनल डायलॉग की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। आज फवाद चौधरी ने भी यही कहा कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, नेशनल डायलॉग होना चाहिए। नेशनल डायलॉग का यह मुतालबा बहुत दरीना है। PDM हुकूमत के इब्तदाई 16 माह में भी नेशनल डायलॉग की ज़रूरत महसूस की जाती रही। मुल्क को संगीन मुआशी और सियासी चैलेंजेस में आज भी तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर बैठने की ख्वाहिशात हैं, मगर दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं। अनाव के सर झूलती इस सियासत में हुकूमत नित नए बिलों से अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने की जुस्तजू में है। आज कौमी असेंबली में प्राइवेट मेंबर डे पर हुकूमती रुकन दानियाल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक बिल पेश करने की दरख्वास्त की, और इस दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ दी गई है। मगर अपोजिशन ने बिल की मुखालिफत की और बैरिस्टर गोहर ने बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 74 और 81 के तहत यह बिल सिर्फ हुकूमत ला सकती है, ये प्राइवेट मेंबर बिल पेश हो सकता है ना ही मंजूर। स्पीकर कौमी असेंबली ने दानियाल चौधरी को बिल पेश करने से रोकते हुए तहरीक मौखर कर दी, मगर
जमीयत उलमा इस्लाम के नूर आलम खान ने सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल पेश किया और इस बिल में तजवीज़ ये दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट में अवामी नौइयत के मुकदमात कम अज कम 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। मुतासरा फरीक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 30 रोज में अपील दायर कर सकेगा। मुजवजा तरमीम के तहत फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत फैसला सुनाने वाले बेंच से बड़ा बेंच करेगा। नूर आलम खान ने बिल में यह भी लिखा है कि आर्टिकल 184(3) माजी में गलत इस्तेमाल होता रहा। जितने सुओ मोटो नोटिस लिए गए इनमें सियासी लोगों को सजाएं मिली। ये बिल भी कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। हुकूमती अरकान की प्राइवेट मेंबर डे पर भी बिल लाने की फुर्तियां। हुकूमत हर सिम से अपने बचाव की जंग लड़ने में मसरूफ। हुकूमत ने इस्लामाबाद में बिला इजाजत जलसे करने और जलसे में शिरकत पर 3 साल कैद की सजा का बिल भी सेनेट कमेटी से मंजूर करवा लिया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने इस्लामाबाद में पुरअमन जलसे जुलूस के इनेकाद का बिल मंजूर कर लिया है। सेनेटर सलीम मांडीवाला की जानिब से पेश किए गए इस बिल की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद के किसी भी इलाके में जलसे जुलूस किया जा सकेगा, लेकिन हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू ने बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि ज़ियाउल हक ने 58(2)B एक शिक डाली और इस एक शिक की वजह से 2 दहाइयों तक सिस्टम तबाह हो गया। नए बिल को लाने से पहले देख लिया जाए कि मौजूदा कानून क्या कहता है, हमें ब्रीफ किया जाए। सैफुल्लाह अबड़ू ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, हम सेनेटर्स इस्तेमाल होते हैं। कमेटी इजलास के दौरान सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू और शहादत ऐवान के दरमियान शदीद तल्ख कलामी भी हुई और बिल पर राय शुमारी में सैफुल्लाह अबड़ू के अलावा बाकी 6 मेंबरान ने बिल के हक में वोट दिया, जिसके बाद इस बिल को मंजूर कर लिया गया है। ऐवानों में कानून साजी भी है। पसे पर्दा राब्तों का भी एक सिलसिला चल निकला है और अब नेशनल डायलॉग की बातें भी की जा रही हैं। डायलॉग की ये पेशकश कितनी संजीदा है और इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा सर, आपसे बेहतर कौन जानता है कि मियाँ साहब का कौम परस्तों को कौमी धारे में लाने की एक हमेशा से नज़रिया रहा है। उनके साथ खड़े होकर अताउल्लाह मेंगल ने भी कहा था, वालिद साहब ने, कि हम रियासत से बेजार हो चुके हैं और आज अख्तर मेंगल उनके साहबजादे भी इसी किस्म का गिला शिकवा कर रहे हैं। क्या शहबाज शरीफ या किसी ने भी आपकी सफ़ों में से अख्तर मेंगल से रब्ता किया है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि यकीनन ये एक अफसोसनाक वाक़या है और हम बहुत कदर करते हैं सरदार अख्तर मेंगल साहब हमारे साथ 16 माह कोलिशन गवर्नमेंट में रहे और उनके साथ बहुत हमने क्लोजली बलूचिस्तान के मसाइल के ऊपर और वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए काम किया और अब भी मैं समझता हूँ कि हम उनके साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि जो भी उनकी शिकायत हैं उनका इजाला करें। उनको कौमी सियासत के अंदर और बिलखसूस कौमी असम्बली के अंदर रहकर अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो अपने फैसले पे ज़रूर नज़रसानी करेंगे। एहसन इकबाल साहब, सरदार अख्तर मेंगल ने शिकवा ये भी किया कि शहबाज शरीफ साहब बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के 3 दिन बाद बलूचिस्तान गए और उसी दिन वापस भी आ गए। ये रंजिशें तो बहुत गहरी हैं। अब उनका शिकवा है कि आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं और अब वो इस्तेमाल नहीं होंगे। बट शायद इससे ज़्यादा गौर और फिक्र इस अमर की है कि जो आपकी अपनी सफ़ों से इंट्रोस्पेक्शन की आवाज़ें उठ रही हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ये कह रहे हैं कि सोचना होगा कि कल के इत्तेहादी आज मुखालिफ कैंप में क्यों इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। जी मैं समझता हूँ कि इसके लिए हुकूमत का भी फ़र्ज़ है कि हम जायज़ा लें कि ज़्यादा से ज़्यादा सियासी क़ुव्वतों को इकट्ठा रखें। देखें, पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही जिसे कह लीजिए बड़े मुआशी बहरान का सामना कर रहा है, जिससे हम निकलने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और आपने देखा कि 6 महीनों के अंदर जो हुकूमत ने सिमत इख्तियार की और जो फैसले किए, अब उसके मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। इसी तरह जो हमारे स्टॉक मार्केट है उसने नई बुलंदियों को छुआ है। दुनिया की 2 रेटिंग एजेंसीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान को पॉजिटिव रेटिंग दी है और दर्जा बंदी ऊपर की है। इसी तरह पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन काबू में आई है। ये सब बहुत मुस्बत इशारे हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि अगले 5 साल हम मुल्क के अंदर अमन रखें, इस्तेकाम रखें। देखिए मेहर साहबा, इस वक्त तमाम सियासी जमातें इंतखाबी नताइज तस्लीम कर चुकी हैं। PTI के अरकान असम्बली का
हल्फ उठा चुके हैं, वो अपना टीए वसूल करते हैं, वो हर तरह से वोट दे चुके हैं वजीर आजम को, सदर को, स्पीकर को। तो उन्होंने इन इंतखाबात के नताइज को तो लिजिटमाइज कर दिया है इसका हिस्सा बनकर। अब अगर आप सड़कों की सियासत करें, अब अगर आप मुल्क के अंदर धरना और इंतशार पैदा करें, तो ये तो फिर मुआशी सेबोटाज है, इसको आप सियासत नहीं कह सकते। आप असेंबलियों के अंदर आए, असेंबलियों के अंदर आकर अपना जो अपोजिशन का किरदार है वो अदा करें। सर और मुझे पाकिस्तान की सूरत आपके सामने है कि इस वक्त जो कुल महासिल हैं वफाकी हुकूमत के, 10,000 अरब आता है, और 10,000 का 10,000 अरब कर्जों की अदायगी में चला जाता है। हम इस तरह की सूरत हाल में अगर आगे बढ़ेंगे तो उसका एक ही रास्ता है कि हम अपने वसाइल बढ़ाएं, टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाएं। सर अगर ये हम अगर हड़तालें आप इजाजत करेंगे, दें, शटर डाउन करेंगे, ये मुल्क आपकी में डिसरप्शन करेंगे, तो ये रेवेन्यूज कम होंगे, उसका बोझ किस पे पड़ेगा? आम आदमी पे पड़ेगा। एहसन इकबाल साहब, ये इकोनॉमिक सूरत हाल आपकी जगह अपनी जगह सही है, मगर द प्रॉब्लम इज़ कि सर जमात इस्लामी हो, पीडब्ल्यूडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, आपका यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन हो, हर किसी को इजाज़त है बाहर निकलने की, लेकिन शायद तहरीक इंसाफ का खौफ इतना है आप सब में कि अब बाकायदा कवानीन लाए जा रहे हैं कि हुकूमत से इजाज़त ली जाएगी, वगरना 3 साल कैद है, और अगर फिर भी ये किया गया तो 10 साल कैद है। एनओसी मिल भी जाए तो फिर भी वो हुकूमत मनसूख कर सकती है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने इस्लामाबाद में पुरअमन जलसे जुलूसों के इनेकाद का बिल मंजूर कर लिया है, लेकिन इस्लामाबाद में इजाज़त के बगैर ये शिक अगर कल को आप पे भी लागू होगी तो फिर कौन से असूली और जमहूरी प्रिंसिपल्स का आप सहारा लेंगे? किस तरह इसका दिफा करेंगे? देखिए, जमहूरियत के अंदर एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन जमहूरियत को इंतशार और फसाद का ज़रिया बनाना, इसकी इजाज़त तो कोई भी हुकूमत नहीं दे सकती। और ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा कि जिन मुआशी बहरानों से हम पाकिस्तान को निकाल रहे हैं, हमारा ये भी फ़र्ज़ है कि हम मुल्क के अंदर अमन को, इस्तेहकाम को यकीनी बनाएं, और किसी को इजाज़त ना दें कि वो मुल्क में इंतशार पैदा करके हमें मुआशी तौर पे दोबारा सेबोटाज करे। देखिए, ये पीटीआई की सियासत अगर आप जायज़ा लें, पिछली जब हमारी हुकूमत थी तब भी इन्होंने यही किया। 2013-14 में धरने दिए, फिर उसके बाद धरना दूसरा आया, धरना सानी आया, तीसरा आया, तो और अब आप इनका हर आईनी वक्त हक वो छीन एक लेंगे? एजिटेशन के अंदर रहते थे, और उनका मकसद यही था कि सी पैक को रोकें, तरक्की के अमल को रोकें। लेकिन हम आगे बढ़ते गए, और अब भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम के लिए, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को और उसके अंदर जो इस्तेहकाम है उसकी हिफाजत करें। मगर ये ये हमारे आईनी उस हक आईनी तहरीक जिम्मेदारी इंसाफ का को आप तकाजा है एक्सटेंड नहीं जिसका हमने करेंगे? हल्फ उठाया है। सर मगर ये आईनी हक तहरीक इंसाफ को एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पावर शो का शायद खतरा इतना दिख तहरीक रहा है। इंसाफ अगर हाँ, पुरअमन सियासी जमहूरी एहतजाज करती है तो उसके लिए तो कोई रोक नहीं सकता वो तो उसे। करना लेकिन चाह रहे हैं आपको ना सर, पता है स्वाबी में भी कि किया। इनको जब भी मौका मिला है, हम्म। इन्होंने तशद्दुद किया, रास्ता अपनाया है। इन्होंने पार्लियामेंट को ओवर रन किया, इन्होंने पीटीवी को तोड़ा, इन्होंने पुलिस अफसरों को जख्मी किया, पुलिस के जवानों को मारा। तो इनकी तो पूरी सियासत तशद्दुद पे है। जब पेशियों पे आते थे तो अदालतों पे इन्होंने आकर वहां पर एक पूरी तशद्दुद किया, और फिर तो घर सर में जब थे तो कता पेट्रोल कलामी बम्स माफ, मारे एहसन इकबाल साहब, और ये बातें पुलिस को सब हमें जख्मी याद किया। है, तो ये सब एक याद पूरा है, हिस्ट्री है मगर उनकी फिर एक तशद्दुद दफा की। फैसला कर लीजिए रियासत के तौर पे कि तहरीक इंसाफ को ये आईनी हक हासिल नहीं है, बाकी सब बिस्मिल्लाह। क्योंकि सर ये एनओसी के चक्कर में रोज कैट एंड माउस की गेम, ये कब तक चलेगी? 3 एनओसी पहले भी मंसूख हो गए, और अब 8 सितंबर के जलसे के ऊपर भी यही खबरें मौसूल हो रही हैं कि उनको नहीं इजाजत दी जाएगी। सेनेटर सैफुल्लाह अबरू आज ये मुखालिफत करते हुए इस बिल की कह रहे थे कि मर्द मोमिन मर्द हक 58-2 भी लाया था, जिसके लेने के देने पड़ गए, पूरा सिस्टम दाव पे लग गया। तो बिल्कुल आने से कबल देखा जरूर जाए। देखिए, मैं आपको जैसे कह चुका हूं कि हमें पीटीआई की सियासत और उनके अज़ाइम के बारे में कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों ने 9 मई को कायदे आजम का घर जला दिया, जिन्होंने हमारे शोहदा की यादगारें मिसमार करके पाँवों से ठुड्डे मारे, जिन्होंने फौज और फजाइया की छावनियों पर हमला कर दिया, चर दौड़े, उनको आप किस तरह इस बात की इजाज़त दे सकते हैं कि वो रेड जोन के अंदर पहुंच जाएं, इस्लामाबाद को टेक ओवर करने की कोशिश करें? इससे पहले वो पार्लियामेंट को टेक ओवर करके मुल्क की जग हंसाई कर चुके हैं। तो लिहाजा जिनके बारे में बहुत क्लैरिटी हो कि उनका तर्ज सियासत क्या है, वो तशद्दुद की सियासत पे यकीन रखते हैं, तो उनके आगे हम रियासत को सरेंडर तो नहीं कर सो सकते। 8 सितंबर का जलसा करने दिया जाएगा?
जी, इस बात का फैसला इंतजामिया करेगी, जहां उन्होंने इजाजत दी है। जो हालात हैं और वाकयात हैं उनकी रोशनी में इंतजामिया ने इसकी इजाजत देनी है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि तहरीक इंसाफ को इस वक्त जलसे करने की बजाय ऐवानों के अंदर जहां पर उन्होंने हल्फ उठाया है, जहां पर आके उनके मेंबरान टीएडीए वसूल करते हैं, उनको टीएडीए इसलिए नहीं मिलता कि वो सड़कों पे जाके इंतशार और फसाद फैलाएं। उनको इसलिए मिलता है कि वो कौमी असेंबली में आकर बहस में हिस्सा लें, हुकूमत के जो प्रोग्राम है उसके ऊपर अपनी नुक्ता नज़र वाजे करें और एक पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर जो अपोजिशन का किरदार है वो अदा करें। ठीक। लेकिन अगर वो इस वक्त मुल्क जब टर्न अराउंड कर रहा है, मुल्क जब रिकवर कर रहा है, और अगर वो इस वक्त समझते हैं कि अपने लीडर को एनआरओ दिलवाने के लिए वो मुल्क में डिसरप्शन पैदा कर सकते हैं, वो मुल्क में इंतशार पैदा करके अपने लीडर को बाहर निकलवा लेंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली है। देखिए, हम तो सब ठीक, इमरान ना ही खान समझा साहब जाए के ना। जुल्म और फस्तायत का निशाना बने, हाँ। और हम सब ने उनके जुल्म को भुगता, लेकिन हमने अमेरिका के कांग्रेसमैनों के पैर नहीं दबाए, हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के आगे हाथ नहीं बांधे, हमने अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित की, हमने कभी चीखें नहीं मारी थी जिस तरह इनकी रोज चीखें निकलती हैं। तो लिहाजा अगर उनके ख्याल है कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमे हैं तो अदालतें उन्हें बरी कर देंगी। बजा फरमा रहे लेकिन हैं, अगर मगर इसी उनके असूल वो के जराइम है, तहत एहसन इकबाल अगर साहब उनके वो गुनाह है, तो उनकी सजा के लिए उन्हें तैयार होना चाहिए। बजा फरमा रहे हैं, मगर इसी असूल के तहत तो फिर अदालतों को ही फैसला करने दीजिए ना कि वो गुनाहगार हैं या बेगुनाह हैं। माफियों का तकाजा करना, उनको जल्द से जुलूस ना करने दिए जाना, ये तो फिर आपके डोमेन और इख्तियार में नहीं आना चाहिए असूली तौर पर। मगर ये फरमा दीजिएगा, ख्वाजा आसिफ साहब हों, इरफान सिद्दीकी साहब हों, आप हों, तहरीक इंसाफ से किसी किस्म के मुज़ाकरात की के हामी नहीं है, मुखालिफत कर रहे हैं। वही खबरें ये भी गर्दिश में एहसन साहब के मियाँ साहब जो हैं वो मुज़ाकरात का टास्क राना सनाउल्लाह को सौंप चुके हैं, जो इस सिलसिले में बारहा नवाज शरीफ साहब से 1-on-1 मुलाकातें भी कर रहे हैं। क्या ये पॉलिसी शिफ्ट है? देखिए, इसके बारे में तो राना सनाउल्लाह साहब ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जहां तक हमारी पार्टी का या हुकूमत का मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह है कि जब तक पीटीआई 9 मई के ऊपर कौम से और कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगेगी और अपना तशद्दुद के सियासत का रास्ता तर्क नहीं करेगी और उस रियासत मुखालिफ मुहिम पर, आप देखिए कांग्रेस के अंदर अमेरिका की, इन्होंने हिंदुस्तान की लॉबीज के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पास करवाई। तो क्या अगर एक ऐसी जमात जो मुल्क के अंदर दहशत गर्दी कर रही हो, बैरून मुल्क पाकिस्तान दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रही हो, उसके साथ मुज़ाकरात करके हम उनकी इन हरकत को लेजिटिमाइज कर सकते हैं? नहीं। पहले पीटीआई को अपना तर्ज अमल बदलना होगा, माजरत करनी होगी इस तर्ज सियासत पे। हाँ, अगर वो एक जमहूरी जमात बनकर वो मुल्क के अंदर एक मुस्बत किरदार अदा करने की तरफ माइल हो, तो फिर हर जमहूरी जमात से बातचीत हो सकती है। से को मोर क्लैरिटी, मैं तो यही समझने से कासिर हूं ना, उनकी माफी मांग लेने से भी उनके गुनाह तो नहीं धुल जाते। जो जो गुनाह किए हैं 9 मई के हवाले से, वो तो फिर भी अदालतों के अंदर उसका कफारा अदा करना होगा। इट इज़ अ वेरी मच मैटर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, अबाउट रूल ऑफ लॉ। इट इज़ नॉट अबाउट माफी तलाफी जिसके ऊपर हम अपने नेशनल डायलॉग को सुकड़ के इधर ले आए हैं। इट शुड नॉट बी अबाउट दिस। लेकिन ये फरमाई दीजिएगा, अब नेशनल डायलॉग का जिक्र हो रहा है, क्या आपकी कोर कमेटी इजलास में मुज़ाकराती अमल से मुतल्लिक डिस्कशन हुई? नहीं, ऐसी कोई हमारी जो मुज़ाकरात वो एक हाई पावर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें तो डिस्कशन हुई थी कि किस तरीके से हमने जो एनर्जी क्राइसिस है उसका सामना करना है और आवाम के ऊपर जो बिजली के बिलों का बोझ है उसे कम करने के लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है। और फिर इसी तरह पंजाब के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो उसका जो कानून है उसका जायजा लिया गया और पार्टी की तंजीमी सरगर्मियों पे बातचीत हुई। इसके अलावा किसी डायलॉग पे बातचीत नहीं हुई कि कोई सियासी जमातों से डायलॉग किया जाए। तो मियाँ साहब, अभी तक मुज़ाकरात के हवाले से इनका ऐसा कोई क्लियर मौक़िफ़ नहीं है, ना नेशनल डायलॉग के ऊपर कोई बात हुई है, ना मियाँ साहब की इस पे राय आई है? नहीं, ये मौजू ज़ेर बहस नहीं था। जो मैंने बताया कि वहाँ पे पार्टी के मामलात पे बात हुई और जो एनर्जी क्राइसिस है और लोकल बॉडीज़ हैं इसके ऊपर हुई। अलबत्ता मियाँ साहब ने ये ज़रूर कहा कि रियासत की सतह पर तमाम इदारों को हम आंगी के साथ जो इस वक्त मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए काम करना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। पॉलिटिकली आइसोलेट होती चली जा रही है हुकूमत। अंदर के सीनियर सियासतदान साद रफ़ीक जैसे पॉलिटिशियन, ज़ीरक सियासतदान कह रहे हैं कि इस बात पे गौर व फिक्र करना होगा कि कल के इत्तेहादी आज मुखालिफ कैंप में क्यों इकट्ठे होने दिए जा रहे हैं। बात करेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र मौजूद हैं। सेनेटर साहब, फरमाई दीजिएगा कि ये जो बिल्स आए जा रहे हैं प्राइवेट मेंबर डे के, सेनेट के अंदर भी, नेशनल असेंबली के अंदर, आई अंडरस्टैंड कि जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से आप लोग चाहते हैं कि बॉटम अप अप्रोच हो, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग राइट नाउ कि ये 5 जजेस बढ़ा दें या 7 जजेस बढ़ा दें। व्हाट इज द मैजिक इन दीज नंबर्स? 5 और 7 के दरमियान ही क्यों खेला जा रहा है? पहले इन्होंने कोशिश ये की थी कि वो उसमें जो चीफ जस्टिस साहब का टेन्योर है उसमें इंक्रीज कर दें, टाइम 3 साल बढ़ा दें। फिर उन्होंने कोशिश की जजेस की अपॉइंटमेंट में तब्दीली कर दें, लेकिन जब वो दोनों नाकाम रहे क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं थे, तो उन्होंने फिर सोचा कि हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, हम किस तरह जो फैसले आने वाले हैं या केसेस चलने वाले हैं उनमें फैसले अपने हक में कर सकते हैं, और जो कुछ फैसले पहले आए हैं उनको किस तरह तब्दील किया जा सकता है। तो उनके अपने दिमाग में जो सोच आई, उन्होंने ये सोचा कि हम जुडिशल स्टैकिंग कर लें, यानी एक जुडिशल कू कर लें, जो कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कुछ अफ्रीकन ममालिक में ऐसा हुआ था, कुछ सेंट्रल साउथ अमेरिकन ममालिक में ऐसा हुआ था, कुछ एशियन ममालिक में भी हुआ कि हुकूमत चाहती थी कि जजेस को या कोर्ट को कंट्रोल करें, तो अपने लाइक माइंडेड जजेस से उन्होंने भरना शुरू कर दिया अदालत को, ताकि मेजॉरिटी उनके पास रहे और वो फिर अपने मनमानी फैसले करा सके। सर, बट यू डू अंडरस्टैंड सर कि अब मैं यही कह रही थी, द मैजिक इन द नंबर 5 या 7 तो जजेस चाहिए होंगे। अगर 12 जुलाई का भी रिव्यू के अंदर केस जो लगेगा उसको भी अगर ओवरटर्न कराना है फैसले को आपकी रिजर्व सीट्स के, सो देयर इज डेफिनेटली मैजिक इन द नंबर्स। मगर आप ये भी समझते हैं कि आइन से मुतसादिम तो ये कानून नहीं है, ये कानून साजी नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी से हो जाती है, सिंपल अमेंडमेंट के थ्रू हो जाती है, सो यू ऑल्सो कैन नॉट चैलेंज दिस, दे हैव अ राइट टू डू दिस। देखिए, प्रोसीजर के तौर पे तो आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि उनके पास सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन चूंकि ये जुडिशल स्टैकिंग की मद में आता है, ये एक तरह से इकदाम किया जा रहा है। कुछ खास जजमेंट, जैसा आपने एक जजमेंट का जिक्र किया, रिजर्व जजमेंट, और भी कुछ जजमेंट्स हैं जो हाल ही में फैसले हुए हैं, और जो कुछ जजमेंट्स हैं जो आने वाली भी हैं, ये उनको कंट्रोल करने के लिए चूंकि किया जा रहा है, और नीयत साफ नजर आती है क्योंकि नीचे से नहीं शुरू किया, ये ऊपर से शुरू किया है। तो ये इसको आप कह सकते हैं कि ये आज़ादी जो है जजेस की, जो जुडिशल इंडिपेंडेंस है, उसकी खिलाफ वर्जी है। और बहुत से माजी में जजमेंट्स आई हैं जहां कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसी कोई कानून साजी की जाए, बेशक नंबर्स मौजूद हों पार्लियामेंट के पास, लेकिन ऐसी कानून साजी की जाए जिससे जुडिशल इंडिपेंडेंस, जो आज़ादी है अदलिया की, उसके साथ इंटरफेरेंस हो, उसको नुकसान पहुंचे, और ये साबित हो जाए, तो फिर अदालत उस जजमेंट, उस जो लेजिस्लेशन है, वो जो कानून है, उसको कलअदम भी करार दे सकती है। तो ये एक पोजीशन है जो अदालत के सामने जरूर जाएगी। हम मौक़िफ़ लेके जाएंगे कि जनाब अगर वाकई डिले को रोकना था तो फिर नीचे से शुरू करते। हम देख रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट से फरार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब कि उनका केस मिलिट्री कोर्ट्स में ना लगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त डाली है। ऑल फिंगर्स सीम टू बी पॉइंटिंग इन दैट डायरेक्शन इनएविटेबली सर। देखें, जहां तक मिलिट्री कोर्ट्स का ताल्लुक है, मेरी नज़र में अगर आप कानून का सिंपल जवाब लें मेरे से, तो कानून के तहत, तो कानून के मुताबिक तो कोई किसी किस्म का कार्रवाई एक सिविलियन के खिलाफ आर्मी एक्ट में, आर्मी कोर्ट में नहीं हो सकती। ये तो बड़ा वाज़ेह है। लेकिन माजी में हमने ये देखा कि कानून जो भी कहता हो, केसेस फाइल हो जाते हैं, बेशक कानून के खिलाफ हों, इकदाम लिए जाते हैं। आप लोगों के इमरान खान के दौर में भी सिविलियंस ट्राई होते रहे मिलिट्री कोर्ट्स में सर, नॉट टू फार बैक। जी, वो जो चले, अब तो हम मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं और हाल की बात कर रहे हैं। माजी की तो डिस्कशन फिर बाद की बात है, हम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो खदशात हैं हमारे, वो ये हैं कि ये दोबारा से गैर आइनी हरकत कर सकते हैं, कानून के खिलाफ हरकत कर सकते हैं। उसको रोकने के लिए हम कोर्ट जा रहे हैं। हमने पहले भी देखा, बहुत सारे केसेस फाइल हुए, बहुत सारे मुकदमात
दायर किए गए, बहुत सारे एक्शंस लिए गए जो कानून के खिलाफ थे। हमने ये भी देखा कि हमारे जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे लीडरान हैं, वो जेल में पड़े हैं, कोई ट्रायल नहीं हो रहा। हमारी जो खवातीन थी उनको हरासा किया गया, उनको भी जेल में डाला गया, लेकिन वो भी कानून के खिलाफ था, बट हुआ। इसी तरह बहुत सारे इकदाम किए गए जो कानून के खिलाफ थे लेकिन हुए। तो हम उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए कि वो ना हो, हमने ये केस भी फाइल। स्ट्रेटजी ये है कि हम पहले से उसको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि होता ये रहा है कि वो गैर कानूनी चीज़ या इकदाम या केस फाइल हो जाता है, उसके बाद हम फिर मुकदमे लड़ते रहते हैं। तो इस बार हमने प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी अपनाई है। सर, अचकज़ई साहब को आपने पॉलिटिकल सियासी जमातों से टास्क दे दी, बड़े घर की टास्क आपने किसको दी है जिधर असल फैसला मुज़ाकरात का होना है? देखिए, अभी वहाँ कोई टास्क या कोई, जिस तरह मैंने कहा कि ये एक खुशाइन बात ये है कि कम से कम एक बात हो रही है कि कुछ डायलॉग होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से अभी कहीं किसी किस्म का डायलॉग है नहीं, कोई मुज़ाकरात है नहीं। और मेरी नज़र में वो शायद कोई गुंजाइश भी नहीं बन रही, क्योंकि कोई कॉमन ग्राउंड नहीं नज़र आ रहा। सिर्फ एक कॉमन ग्राउंड मुझे ख्याल आता है कि हो सकता है इस सारे मामले को हल करने का, और वो ये है कि हम सारे एग्री कर लें, सियासी जमातें भी, हम लोग भी, इस्टेब्लिशमेंट भी, जो स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क में, वो फैसला कर लें कि दोबारा से इलेक्शन करा लेते हैं और साफ शफाफ इलेक्शन एक नई इलेक्शन कमीशन के तहत करा लेते हैं। तो शायद ये एक वे फॉरवर्ड हो, लेकिन वो अभी तक मुझे किसी किस्म की वो कॉमन ग्राउंड नहीं नजर आ रही। मेरी शायद ख्वाहिश ही है। नहीं, आपकी नज़र बहुत बेहतरीन है सर, आपको नहीं नज़र आ रहा क्योंकि है नहीं ऐसा कुछ। मगर इस्लामाबाद में तो आप लोगों को जलसा करने के हवाले से भी इजाज़त के ऊपर मज़ीद कानून साजी हो रही है, और अभी ये बात की गई है स्टैंडिंग कमेटी में, इस्लामाबाद में इजाज़त के बगैर जलसा करने या शिरकत पर भी 3 साल कैद हो सकती है। ये बिल सेनेट कमेटी से मंजूर हो गया है, यानी कि बगैर इजाज़त 3 साल कैद भी है, बगैर हुकूमत के इजाज़त लिए। तो अब आपका एक और जलसा जो अभी होना है अब चंद दिनों के अंदर, उस हवाले से भी बहुत सी क्या आसाराइयाँ हैं? जी बिल्कुल, ये कल ये इनफैक्ट आया था, ये कल ही आया है ये बिल सेनेट में, और आज ही सेनेट कमेटी ने उसको मंजूर कर लिया है। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी बिल पीटीआई स्पेसिफिक है। हुकूमत का ये कहना था कि हमें कोई खौफ नहीं है, करें जलसे, आपके पास लोग ही नहीं आएंगे, लेकिन खौफ इतना ज्यादा है कि एक कानून ले आए हैं, और उस कानून में 2 चीजें हैं। एक का तो आपने जिक्र किया, दूसरे का मैं कर देता हूं। कानून में ये लिखा है कि आपको एनओसी मिल भी जाए, जो हमें मिल चुका हुआ है इस 8 सितंबर के जलसे के लिए। उसमें लिखा है कि अगर आपको एनओसी मिल भी जाए तो किसी वजह से उस एनओसी को मनसूख किया जा सकता है, और फिर अगर आप मनसूख एनओसी के तहत आप जलसा करेंगे तो आपको 3 साल सजा होगी। अगर आप माजी में देखें तो हमें जब भी मिलता था एनओसी तो बिल्कुल 1 या 2 दिन पहले वो कैंसिल कर दिया जाता था। अब उसको एक लीगल कवर दे दिया गया है, कानूनी कवर दे दिया गया है। इतनी खौफजदा है हुकूमत, डेस्परेट है, एक तरफ से स्टेकिंग कर रही है, कू कर रही है कोशिश जुडिशरी में, दूसरी तरफ इतनी डेस्परेट है कि सियासी मैदान में भी खेलने को तैयार नहीं। वो इस किस्म के कवानीन लेके आ रहे हैं कि आप जो आपका आईनी हक है जलसे करने का, उस पर भी एक तरह से कदगन लगा दें, और फिर उसको सजा भी हो जाए 3 साल की अगर आप एनओसी के बगैर जलसा करें। तो ये सारे जो कवानीन है और ये जो हरकतें हैं, ये आप देखिएगा कि इस हुकूमत को और इसी इन पॉलिटिकल पार्टीज को हॉन्ट करने आएगी, क्योंकि ये आप एक चेंज तो आता है, सिर्फ एक चीज ही कॉमन है, वो है चेंज, और चेंज ने आना है। हमने पावर में एक दिन होना है, इन्होंने एक दिन ऑपोजिशन में बैठना है, फिर यही कवानीन इनको नुकसान पहुंचाएंगे। ये समहाउ हमारे पार्लियामेंटेरियंस ये सीखते नहीं हैं कि आज जो आप किसी के साथ करेंगे वो कल को आपके साथ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। अभी पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस के सदमे से ही नहीं निकल पाए थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान आन पहुंचा और हमारे साथ वो कर दिया कि जो तारीख में कभी नहीं हुआ।
बांग्लादेश ने सिर्फ पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 किया, बल्कि पहली बार टेस्ट सीरीज ही अपने नाम कर ली, और वो भी क्लीन स्वीप। अंदरूनी खलफशार और अदम इस्तेहकाम से 2-4 बांग्लादेश के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजना एक मुश्किल फैसला था। मुल्क में खाना जंगी की कैफियत, साबिक वजीर आजम के करीबी होने के बायस क्रिकेट बोर्ड के सदर मंजर आम से गायब थे और बोर्ड ओहदेदार भी कशमकश का शिकार थे। आम तासुर यही रहा था कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम का ये दौरा मनसूख हो जाएगा। इस गंभीर सूरत हाल में भी बांग्ला टाइगर्स आए और छा गए। टीम की इस कमाल कारकर्दगी ने पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को यह एतराफ करने पर मजबूर कर दिया कि हमसे गलतियां हुई, मगर बांग्लादेश ने हमसे ज्यादा डिसिप्लिन से क्रिकेट खेली। गुज़िश्ता दिनों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में सर्जरी का बड़ा चर्चा हो रहा था, लेकिन सर्जरी हो सकी और ना ही बड़ी खिलाड़ियों की कारकर्दगी और परफॉर्मेंस में हमें बेहतरी देखने को मिली। दुनिया के सफ़े अव्वल के बल्लेबाज बैट्समैन बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट की 4 इनिंग्स में 16 की औसत से फकत 64 रन बना सके और उनका सबसे ज्यादा स्कोर 31 रन रहा। यह पाकिस्तान टीम की मजमूई तौर पर 17वीं सीरीज व्हाइट वॉश शिकस्त है। 13 सीरीज में पाकिस्तान हरीफ के होम ग्राउंड पर हारा और इसमें से हमने देखा कि 7 सीरीज में व्हाइट वॉश का सामना हमें करना पड़ा, ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पे करना पड़ा। मगर अब के जो मौजूदा सर्कमस्टांसेस और ग्राउंड था वो बहरहाल ना इंग्लिश ना ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड था। द सर्कमस्टांसेस वर वेरी डिफरेंट। 2016 और 2020 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड में व्हाइट वॉश शिकस्त हुई थी, जबकि दोनों सीरीज में पाकिस्तान 2-0 के मार्जिन से हारा था। जबकि 2014 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को श्रीलंका में 2-0 से व्हाइट वॉश शिकस्त हुई थी। हैरानकुन अमर यह है कि 2022 से अब तक 4 मुख्तलिफ हरीफों का सामना हमें करना पड़ा है, लेकिन हमें फतह नहीं मिल सकी। हमने 3 सालों में होम ग्राउंड पर एक टेस्ट मैच भी नहीं जीता, मगर तनख्वाहें और दीगर मर्रात हैं जो थमने का नाम नहीं ले रही। क्रिकेट में पे दर पे शिकस्त की वजह सियासी भर्तियों का कल्चर, प्रैक्टिस का फुकदान है, कंप्लीट इनएफिशिएंसी है, अनप्रोफेशनलिज्म है या फिर वसाइल की कमी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम की इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी की ठोस वजूहात का पता लगाने से कासिर है। द $1 मिलियन क्वेश्चन इज बट वाई, क्यों? बात करते हैं। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद भी ये मानने के ऊपर मजबूर हो गए हैं कि बांग्लादेश की टीम हमसे ज़्यादा डिसिप्लिन थी। तो इस नॉन डिसिप्लिन का एतराफ़ अपना भी करते हुए हमने ये भी देखा है कि गुज़िश्ता दिनों भी ICC T20 वर्ल्ड कप के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट में एक बहुत बड़ी सर्जरी की बात की जा रही थी कि ओवरहॉलिंग होगी। ना ओवरहॉलिंग हुई, ना सर्जरी हुई, ना ही बड़े खिलाड़ियों की कोई परफॉर्मेंस में हमें बेहतरी देखने को मिली। क्या बात है सर कि ये इतने एक जीरो सम पॉइंट के ऊपर हम कैसे आ गए हैं? देखिए, ये गलतियां तो आप सिर्फ इस टेस्ट मैच की एक्सेप्ट की हैं कप्तान ने, ये तो चलती हुई आ रही हैं। और आप पहले टेस्ट मैच में क्या गलती का एहसास नहीं हुआ था कि आप विदाउट स्पिनर्स आप खेल रहे हैं, पाकिस्तान में टेस्ट मैच हो रहा है, आप साथ साथ बैट्समैनों के साथ खेल रहे हैं, दुनिया की बॉलिंग 5 बॉलरों के साथ, स्पेशलिस्ट के साथ टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है, जीत रहे हैं। क्योंकि हर टेस्ट मैच जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल क्वालिफाई करने के लिए। तो ये तो चलता हुआ आ रहा है। देखें, ये मैंने जितनी क्रिकेट देखी है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इससे बुरी क्रिकेट पाकिस्तान नहीं खेल सकता जो इस वक्त खेली जा रही है। पिछले 5-6 साल से जैसे लेके चल रहे हैं, और इसमें पूरा साथ मैनेजमेंट का। देखिए, लड़कों को तो आप खिला रहे हैं, उनका तो काम है खेलना, चाहे हो या ना हो। ये कसूरवार सारे मैनेजमेंट का है। एक तो मैनेजमेंट की कोताहियां हैं, मगर हमारे अपने भी तो प्लेयर सफ़े अव्वल के आपके बैटर हैं बाबर आजम, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो 2 टेस्ट की 4 इनिंग्स में 16 की औसत से फकत 64 रन बना सके। उनका सबसे ज्यादा स्कोर भी 31 रन रहा। सो देयर इज नॉट अ सिंगल बैट्समैन आउट देयर जिसके ऊपर हम कहें कि या तो ये गेम बचा लेगा या तो ये बना देगा। देखिए, बाबर ने बहुत डिलीवर किया पाकिस्तान के लिए, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है। ठीक है, इस वक्त रिसेंटली फॉर्म उसकी अच्छी नहीं है, हर प्लेयर्स पे आता है ये टाइम, लेकिन आप उस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि मुझसे परफॉर्म क्यों नहीं हो रहा। एक अच्छा बॉल होना, उस पे आउट होना, एक बुरे बॉल पे भी आउट होना, इसका मतलब है आपकी टेक्निक में थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। नसीम शाह को क्यों नहीं खिलाया गया? और हिस्टोरिकली भी सही फरमा रहे हैं आप सर, दुनिया की बेस्ट बॉलिंग थी हमारी। हमने ये भी देखा है कि यानी कि बॉलर्स हमारी इज्जत बचा कर ले आते थे, अभी तो रुस्वा कर रहे हैं। यानी कि एक भी 3 तेज बॉलर्स
आप कह रहे हैं कि हैं ऑल थ्री सीम टू बी वेरी प्रिडिक्टेबल, इनॉक्युअस सो टू से सर, कोई परफॉर्मेंस हमने देखी नहीं, किसी को आउट भी नहीं कर पा सक रहे थे, ना पेनिट्रेशन दिख रही थी, ना ही इस हवाले से हम देख रहे थे कोई एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं है आपके पास, तो 150 किलोमीटर की स्पीड पे जाके गेंद फेंके दूसरे पे हावी हो जाए, ओवरवेल्म कर दे उसे। देखिए, ये तो नसीम शाह को ना खिलाना ये उससे बड़ा क्राइम है जो पहले टेस्ट मैच में इब्रार को नहीं खिलाना। आप यहाँ इस पिच पे आप ना खिलाएं तो ज्यादती है। आप देखें जहाँ पे 26 पे 6 आउट हुए हैं, वहां पे इनएक्सपीरियंस थी, वो बेचारे जितना वो डिलीवर कर सकते हैं उन्होंने बड़ा अच्छा डिलीवर किया, खुरम ने और मीर हमजा ने। लेकिन उसके बाद जो तीसरा फास्ट बॉलर है, आप ये देखें कि उसको सिर्फ पूरी इनिंग में 7 ओवर करवाए हैं, दूसरी इनिंग में आज के दिन ही 17 ओवर करवा लिए हैं। आप पॉलिसी देखें, माइंडसेट देखें, कैप्टनसी देखें कि कैप्टनसी क्या है। एक बंदा आउट कर रहा है, अपना दोस्त है तो उससे आउट करवाई जाने, एक बंदा नहीं है, आज उससे 17 ओवर करवाए हैं कि सारा मीडिया डाइवर्ट हो जाए इस लड़के पे कि इसने आउट नहीं किया, टीम की परफॉर्मेंस छुप जाए, हमारी परफॉर्मेंस छुप जाए। तो ये चीजें कभी पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतर नहीं होगी। कंडीशंस भी कोई ऐसी नहीं थी। फिर हम मिस्ट्री स्पिनर की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि हमारे पास मिस्ट्री स्पिनर है कि जिसकी कोई भी, अनफॉर्चुनेटली हमने देखा इसकी कोई भी चीज़ मिस्टीरियस नहीं थी, सुकून से उन्होंने मिस्ट्री अनफोल्ड कर ली और फिर भाई साहब इरेलेवेंट होकर बैठ गए रेस्ट ऑफ द टेस्ट मैच। मैम, बिल्कुल आपने सही कहा, मिस्ट्री स्पिनर हमारा जो क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है ना, जो मिस्ट्री स्पिनर होता है ना, अर्ली ऑन हर किसी को डोमिनेट कर देता है, समझ नहीं आती कैसे इसको खेले। जब उसकी समझ आनी शुरू होती है ना, तो फिर मिस्ट्री स्पिनर्स को समझ नहीं आती मैं बॉल कहाँ पे करूं। यही मेंडिस के साथ हुआ श्रीलंका का जब आया था, यही इब्रार के साथ आया। तो अब आपने देखें उसको इतना बाहर ऊपर से बिठाया, खिलाया नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल शट हुआ था। तो इस टेस्ट मैच में बॉलिंग आपने देख ली वेरी एवरेज, ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस आप देखें कि बांग्लादेश की टीम को क्रेडिट दें, वो अच्छा गेम प्लान, गेम अवेयरनेस, कंडीशन को अच्छे तरीके से उन्होंने असेस किया और दिलेरी के साथ एज अ टीम वो खेले। हमारी टीम में ये अप्रोच की कमी है, हम पिछले 5-6 साल से कहते हुए आ रहे हैं। ये काम 2015 से है। आज कौन पूछेगा कि जब 2015 में थे यही बंदे थे, नंबर 8 पे छोड़ के गए थे, तो अब आके कौन सी टीम नंबर 1 पे ले जाएंगे। 4-4 आप मौके दे रहे हैं, हर किसी को अपने चाहने वालों को आप लेके आ रहे हैं मैनेजमेंट में। कभी आपने देखा ग्रास रूट लेवल पे क्या हाल है, क्या आपका प्रोसेस है? कमरान भाई, तबाही तो जहाँ पे 1994 से शुरू हुई हुई है ना, ग्रुपिंग का आगाज तो तब से ही हो गया, 99 की टीम तो बन गई, लेकिन उसके बाद मीडियोक्रिटी और खुशामदी जो है उन्हीं ने फरोग पाया, अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ स्किल्स, हमने देखा है कि यही बस होता रहा है क्रिकेट टीम के अंदर। वी हैव नॉट बीन एबल टू बिल्ड अ टीम, डोमेस्टिक क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। आप देख रहे हैं एवरीबडी प्लेज फॉर देमसेल्व्स। अगर आप 5 लोगों को मुख्तस करना चाहें, हाईलाइट करना चाहें जिनकी वजह से आज given the scenario the responsibility and onus lies on them, who are those 5 people? देखिए, सबसे पहले जिन्होंने रीजनल क्रिकेट बनाई है पाकिस्तान की, डिवीजन खत्म करके उन्होंने रीजनल क्रिकेट बना दी है। आपके 6 से 7 शहर खत्म हो गए जिसकी वजह से टैलेंट आपका खत्म हो गया। सियालकोट, गुजरांवाला, बहावलपुर, मरीद के शेखुपुरा और क्या नाम है हाफसाबाद, यहाँ से लड़के इतने आते थे। आप देखें अभी जो बड़े हैं, जो आप 94 की बात कर रहे हैं, देखिए वो एक नेक्स्ट लेवल के वो प्लेयर्स है। आई डोंट नो, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन मेरी नजर में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, बड़ी दिलेरी के साथ क्रिकेट खेल, ग्रुपिंग भी होती थी ना, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जीतने के लिए वो खेलते थे, एक दूसरे से बड़ी परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते, ये नहीं करते थे। इस विकेट पे मोहम्मद अब्बास होता है तो उसने 15-16 आउट कर देने थे। क्या फेस करेंगे उन लड़कों को? अहमद शहजाद का क्या कसूर है? इतनी परफॉर्मेंस करके 4 साल वो बाहर है। उमर के साथ इशू बनाया, अब्बास के साथ, यासिर के साथ, फवाद आलम के साथ 2 मैचेस में नहीं हुआ और खुद 25-25 इनिंग्स खेल रहे हैं। ये कहाँ का असूल है? कौन सी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है? ये किसने देखनी है? ये आपकी चेयरमैन साहब को पूछना चाहिए कि हाँ जी सिलेक्टर आए कप्तान, कोच, आपने ये टीम खिलाई है, इतने मैचेस हो गए, टीम की प्रोग्रेस क्या, लड़कों की परफॉर्मेंस क्या, किस बेस पे ऐसे खेल रहे हैं? आप खुला छोड़ देंगे तो वो अपनी मनमर्जी करते रहेंगे और खेलते रहेंगे। और साइम की कप्तानी के अलावा भी ग्रुपिंग है। देखिए, मैं तो देख रहा हूं, मैं तो अप्रोच देख रहा हूं, यहाँ पे ग्रुपिंग क्यों नहीं है? मैं 110% कहता हूं कि पहले क्या ग्रुप था, अब क्या ग्रुप है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम नजर आ रही है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ परफॉर्मेंस या खेलना दूसरी टीम के लिए तो फॉर्मेलिटी है, लेकिन ग्रुपिंग क्या है? आपस में है।
आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा तू खेल रहा है तो अब तू टीम में नहीं रहेगा, तुम्हारे पे जहां हमारा हाथ पड़ेगा तुम्हें साइडलाइन करेंगे, और ऐसे कर रहे हैं। और ये इनके साथ भी पहले ऐसे हुआ, अब दूसरा ग्रुप आ रहा है, और ये इसमें पीसीबी को भी पता है कि कौन ऐसे कर रहा है। लेकिन इस पे अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो कर ले, नहीं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कहा था सर्जरी होगी वर्ल्ड कप में, मेरे ख्याल से बांग्लादेश की टीम ने वो काम कर दिया, सर्जरी कर दी है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे कोई सबक सीखेगा कि नहीं सीखेगा। That was Kamran Akmal, a very dismal state of affairs indeed. A very short break. We're going to be right back. दो माह कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को 3 माह का रिलीफ देने और फिर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से पंजाब के बिजली सारिफीन के लिए फी यूनिट 14 रुपए कमी के ऐलानात के बाद IMF की तरफ से पहला एतराज सामने आ गया है। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक IMF ने पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों पर सब्सिडी देने से इत्तफाक ना करते हुए यह कहा है कि मरकजी और सूबाई हुकूमतें बिलों पर सब्सिडी देने की मजाज नहीं, और अगर ऐसा किया गया तो $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम खतरे में पड़ सकता है और इस वजह से 30 सितंबर तक सब्सिडी वापस ले ली जाए। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना ने सूबाई हुकूमतों को बिजली बिलों पर सब्सिडी ना देने के हवाले से खत भी लिखा है, जबकि IMF का मजीद कहना है कि तरक्याती फंड्स को बिजली सब्सिडी के लिए मुख्तस नहीं किया जा सकता। IMF की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब वजीर आजम शहबाज शरीफ सब्सिडी के हवाले से IMF को एतमाद में लेने और दीगर सूबों को पंजाब की पैरवी करने की तरगीब देते रहे हैं। यही एक रिपीट एपिसोड केयरटेकर गवर्नमेंट अनवारुल हक काकड़ के टाइम भी जब सब्सिडी देने की बात की गई थी तो IMF की तरफ से एतराज आया था, लेकिन बारहा कुछ नहीं सीखा गया। बिजली बिलों पर सब्सिडी देने के हवाले से शहबाज राना की खबर के मुताबिक सब्सिडी खत्म करने के साथ साथ IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 3 नई कंडीशंस भी आयद कर दी हैं कि जिन पर अमल दरामद किया गया तो 700 अरब रुपए मालियत का सोलर पैनल प्रोजेक्ट भी खतरे में पड़ सकता है। IMF ने सूबों पर पहली शर्त 37 माह के $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के दौरान कोई भी सब्सिडी ना देने की सूरत में आयद की है। दूसरी शर्त तमाम सूबाई हुकूमतों को इस अमर का पाबंद बनाती है कि वो कोई ऐसी पॉलिसी या इकदाम मुतारफ नहीं कराएंगी कि जो $7 अरब के प्रोग्राम के तहत किए गए वादों के खिलाफ हो या उन वादों को मजरू करे। जबकि तीसरी शर्त में सूबों को पाबंद किया गया है कि सूबे किसी भी ऐसे इकदाम से पहले वजारत खजाना से मशवरा करेंगे कि जो IMF के साथ तयशुदा है, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स और कलीदी इकदामात को मुतासिर ना करने वाले इकदामात अपनाए जाएंगे। IMF की जानिब से आयद की गई शहबाज राना की खबर के मुताबिक इन 3 शराइत के नतीजे में सूबों के मालियाती मामलात में इख्तियारात तकरीबन खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान IMF के साथ $7 अरब की डील साइन करने के लिए तकरीबन वो तमाम तर इकदामात उठा चुका है जो स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए जरूरी होते हैं, और मौजूदा हुकूमत इस हवाले से यहां तक कह चुकी थी कि स्टाफ लेवल मुआहदा तो हो गया है, अब जल्द एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी भी हो जाएगी। लेकिन अब IMF की नई शराइत और इन शराइत पर सूबों को पाबंद करने के बाद ये यकीन से कहा जा सकता है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से ऐलानात कबल अज़ वक्त है, जिनका एक तरह से इकरार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना ने आज ये कहकर कर दिया कि IMF पैकेज से मुतल्लिक लवाजमात के लिए इक़दामात उठा रहे हैं और IMF से कर्ज जल्द मिल जाएगा क्योंकि मामलात एडवांस स्टेज पर हैं। वज़ीर ख़जाना सूबों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या सूबे भी IMF प्रोग्राम की नई शराइत और कंडीशंस के बाद उनका शुक्रिया अदा करेंगे या नहीं, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन बहरहाल एक बात तय है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये रिलीफ देने से पहले वफाक को एतमाद में नहीं लिया। जो रिजर्वेशंस वज़ीर ख़जाना के थे उनको टेबल पर नहीं रखा गया, लेकिन वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ताजरों से टैक्स लेने के हवाले से यकसू जरूर है। आज वाज़े मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा गया कि कुछ भी हो जाए टैक्स वापस नहीं होगा। वज़ारत ख़जाना की जानिब से एशियाई तरक्याती बैंक को पेश की जाने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्की मईशत को 5 बड़े चैलेंजेस का सामना है कि जिनमें ईंधन की कीमतें, गुर्बत और अफरात ज़र नुमाया हैं। और इन चैलेंजेस के दरमियान हुकूमत की जानिब से सब्सिडी देना और फिर इस फैसले को IMF की जानिब से वीटो किए जाने के बाद बासानी कहा जा सकता है कि रियासत पाकिस्तान IMF प्रोग्राम हासिल करने के लिए हर फ्रंट पर सरेंडर करने के लिए तैयार है। और अब ये भी लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अप्रूवल एंड सितंबर में भी नहीं, अक्टूबर में आती दिखाई दे रही है। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।